तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो अभी तक डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने बेसिक जानकारी की बात कर ली थी। अभी क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके जो जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब तक का हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसको आखिर तक देखना है, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ताकि सारी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगा कि भाई लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ है ना, वो हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ समस्या क्या है कि कंप्यूटर बोलने पे अब आजकल तो भाई सुनने लग गया है ना, सिस्टम फोन वगैरह तो सुनने लगा, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था भाई शुरुआत में कि वो नहीं सुनता था, उसको आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता था, और इनपुट दोगे तो तब तक उसके समझ में नहीं आएगा वो वर्क कैसे करेगा, प्रोसेस कैसे करेगा। तो ये एक बड़ी समस्या हुआ। इसी के लिए कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स तैयार किए गए, और उन्हीं प्रोग्राम के बेसिस पे उनकी लैंग्वेजेस बनाई गई, और उनको ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। समय समय पे ये अपग्रेडेड होती चली गई, है ना। देखो बेसिक तो कंप्यूटर है, जैसे भाई आप हैं या हम हैं, जैसे जानवर हैं, जानवर के लिए उनकी भाषाएं होती हैं, वो समझ पाते हैं। ऐसे ही हम हैं मानव, हम अपनी भाषाएं समझ पाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर है, वो अपनी भाषा समझ पाता है। तो कंप्यूटर हमने बात करी थी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पल्स पे वर्क करता है, तो वो हाई लो या 010101 बाइनरी डिजिट को ही समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और ये मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि कंप्यूटर दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल। समझ लेना। एक भाई बेसिक लेवल में मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर समझ पाता है और जो हम समझ पाते हैं। अब हम अगर कंप्यूटर में एक्सचेंज करेंगे चीज़ों को तो हमें टाइम लगेगा और बहुत सारी ऐसी समस्या है। तो कंप्यूटर वाली जो लैंग्वेज है उनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, जो बिल्कुल कंप्यूटर के लिए वर्क करती हैं, है ना। फिर हमारी वाली हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हमें समझ में जल्दी आ जाती, काम जल्दी हो जाता है, सारी चीज़ें। तो लैंग्वेजेस यहाँ दो प्रकार की होंगी, लो लेवल हाई लेवल, ठीक। और इन्हीं लेवल्स पे भी हम और सारी चीज़ों को वर्क करेंगे। जो मशीन लैंग्वेज होती है, आप सुन लेना, मशीन लैंग्वेज यानी कि जो कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है, जिसको समझ में आती है, उसको ट्रांसलेट करना है ना, उसको असेंबल करना है, उसको कंपाइल करना है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लगते हैं जो कि हाँ वर्क करते हैं यहाँ लैंग्वेजेस। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं जिसको आपको और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम लैंग्वेज के रूप में। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो किसी कार्य को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, जी बात है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को क्या है, प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन किसी डेटा पर क्या करते हैं, विशेष तौर पर काम करते हैं। हाँ, क्रिया करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और क्या, और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के सेट्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और प्रत्येक भाषा में उस भाषा के भाव प्रदर्शन के लिए एक व्यवस्थित क्रम होता है, तरीका होता है। अंग्रेजी भाषा में इस तरीके को प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, नियमों का पालन करना होता है, और इस निश्चित लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है सिंटैक्स जो है इसके रूप में रहता है। सिंटैक्स मतलब शुरुआती जो नियम हम प्रयोग करते हैं वो सिंटैक्स कहलाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज अलग अलग दो प्रकार से बांटी जा सकती है। जैसे अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार है, एक तो बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज, लो शुरुआती जो बिल्कुल मशीन समझ पाती है, मशीन लैंग्वेज जिनको कह देते हैं। और फिर आजकल की भाषा जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जैसे हम बहुत अच्छे से प्रोग्रामर्स क्या करते हैं। हाँ। तो लो लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में बांटा है। तो मशीन लैंग्वेज ये बेसिक भाषा है, किसकी बेसिक भाषा है, कंप्यूटर की। और असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को क्या है, असेंबल किया जाता है। हाँ, ये भी है वही कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा ये लैंग्वेज को, असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ये कौन सी भाषा है, ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई असेंबली लैंग्वेज जो है कौन सी लैंग्वेज कहलाती है, तो ये सीधा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। तो ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगी कंप्यूटर की। हाई लेवल लैंग्वेज में 3G लैंग्वेजेस जो ठीक ठाक है, ये अपने नाम सुना होगा, बेसिक बेसिक कोबोल ओबोल का बेसिक, है ना, बेसिक कोबोल, है ना, फोर्ट्रॉन, ये सीधे क्वेश्चन जो आते हैं ये 3G लैंग्वेजेस कहलाती है। थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। 4G लैंग्वेजेस में आजकल जो HTML हो गई और जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो चल रही है, वो 4G लैंग्वेज और एडवांस हो गए।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है बहुत अच्छे से, एक एक को हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भाषा को पढ़ने से पहले उसके विषय में जानना जरूरी होता है, रोचक होता है, और यह भी जानना अनिवार्य है कि किस भाषा का मूल क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है। इसी के लिए क्या होता है, प्रोग्रामर कंप्यूटर की मूल आवश्यकताओं को समझ सकता है, तो प्रोग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ भाई, वही तो सारी की सारी चीजों की व्यवस्था करने वाला है, क्या समस्याएं हो सकती हैं भाषाओं के साथ, क्या क्या चेंजेस, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में एक प्रोग्रामर की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब इसको टेबल के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो जैसे हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात करी, इनको 3G और 4G में डिस्कस कर दिया, लेकिन 1 और 2G भी तो हैं उनको हमने लिखा नहीं था, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन शुरुआती लैंग्वेजेस ये कही जाती हैं। तो ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये कौन सी हैं, दोनों की दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस। हाँ जी, स्टार्टिंग हुई है 1946 से 56, बिल्कुल जब कंप्यूटर का विकास हुआ था, मशीन लैंग्वेज 0101 के रूप में हाँ इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फिर थोड़ी सी समझदारी के साथ असेंबली लैंग्वेज आई, फिर थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज कहलाने लगी, और फोर्थ जनरेशन भी हाँ हाई लेवल लैंग्वेज है 1964 से 70, और 70 से आज तक ये लैंग्वेजेस 4G के रूप में चल रही। तो ये लैंग्वेज का पैटर्न है जनरेशन के तौर पे, कभी कोई पूछ ले तो। लो लेवल लैंग्वेज से हम स्टार्ट करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ये भैया अपने संकेतों को क्या करती है, मशीनी संकेतों में बदल देते हैं, मशीन भाषा के तौर है ना, और इनको ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर के द्वारा क्या है, जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रांसलेट करने की। भाई ट्रांसलेटर की जरूरत कब पड़ेगी, मैं आपसे किसी चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, है ना, अब चाइनीज में बात कर रहा हूं, आपको नहीं आ रही तो ट्रांसलेटर लगेगा, लेकिन पता चले हिंदी में बात कर रहा हूं, उसमें क्या ट्रांसलेटर की जरूरत, आपको हिंदी आती है तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो वही चीज है, चूंकि लो लेवल लैंग्वेज बनी ही कंप्यूटर के लिए थी, कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज थी, तो इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या, तो ट्रांसलेटर को यहां सम्मिलित नहीं करना होता था, निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। लो लेवल लैंग्वेज के कोड को इस तरह अनुवाद करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये क्या है, ये दो उदाहरण हैं। इनका प्रयोग बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, हमारे लिए कठिन होता है भाई, सिस्टम के लिए तो सरल है, उसको तो सीधी समझ में आ रही है, तेजी से काम करेगा, लेकिन हमें बीच बीच में गलती हो गई तो हम कैसे निकालेंगे, हमें समझ में नहीं आती। प्रोग्रामर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब वो परिपक्व हो जाते हैं तो बात अलग है। तो भाई इसके लिए गहरी जानकारी हार्डवेयर की रहे अगर प्रोग्रामर को, तो भी उन्हें कुछ तो समस्या आती है, ठीक है, और इसमें गलती होने की चांसेस हैं, गुंजाइश है, और त्रुटियों को क्या है, अत्यधिक होती है संभावना, और इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखने भी पड़ जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर से सीधे सीधे संबंधित होती है, सीधे सीधे, इसके लिए कुछ अलग से काम नहीं कर रहा होता है। एग्जीक्यूशन भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज से तेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लग रहा ना सिस्टम को। मशीन लैंग्वेज वो जानती है और तुरंत उस पर एग्जीक्यूट कर देती है, हाई लेवल लैंग्वेज को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद वो मशीन लेवल लैंग्वेज में जाके फिर वो प्रोसेस करती है, तो उसको जो टाइम लगता है यहाँ लो लेवल लैंग्वेज में करने का टाइम ही नहीं लगता, सीधा एग्जीक्यूशन, तो बड़ी तेजी से काम होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसमें दो प्रकार की लैंग्वेज होती है लो लेवल में, हमने बात करी है, एक तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो एक एक पे डिस्कस करें। मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिस्टम को अंकों के संकेतों को समझता है। अंक कौन से, 0 और 1, ये दो ही, हाई और लो वोल्टेज कहलाता है बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट में भी अपन नहीं जा रहा। तो ये इन दो ही चीज़ों को समझता है, जिसको भैया कंप्यूटर निर्देश के तौर पर बाइनरी कोड कहा जाता है। 010101 बाइनरी कोड कहलाता है। तो बस बाइनरी कोड में ही इसको पूरे के पूरे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। निर्देश दे दो अगर कंप्यूटर को तो सबसे तेजी से काम करेगा। मशीन लैंग्वेज इसी को कहा जाता है। बस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटने लायक कोई बात ही नहीं। मशीन लैंग्वेज कौन सी, जो मशीन को समझ में आए, मशीन को 01 समझ में आ रहा है, वही लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज है। बाइनरी बोल देते हैं हम आगे चल के इसको, ठीक है। और मशीन सरल हो जाती है लैंग्वेज किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। हाँ, प्रोग्रामर के लिए वो कठिन हो जाती है। क्यों, क्योंकि यार इसमें होता क्या है कि छोटी सी चीज को लिखने के लिए भी हमें 010101 के फॉर्मेट में बहुत लंबा लिखना पड़ जाता है, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। वो 0 का 1 और 1 का 0 हो गया ना, तो पूरा का पूरा खत्म हो जाना है, और फिर उसको ढूंढो कि गलती हुई कहाँ है, तो और पचड़ हो जाती है, समझ रहे हो। तो प्रोग्रामर के लिए बड़ी कठिन हो जाती है ये मशीन लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, और उनके लिए त्रुटियां बहुत होती हैं, इसलिए उनके लिए सुविधाजनक ये नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम, मशीन कोड, इंस्ट्रक्शन सेट इनमें खुद का ही होता है, और प्रोग्राम में मशीन पर लिखा हुआ ये कोड होता है ना। हाँ भाई,
प्रोग्राम दूसरे मशीन पर नहीं चल सकता। जिस सिस्टम के लिए जो कोड बना है वो उसी के लिए चलेगा, तो दूसरे सिस्टम के लिए दूसरा कोड बनाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी पचड़ वाला काम है कि दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, फिर तीसरा, चौथे के लिए चौथा, तो अलग अलग बनाने का काम रहता है। इसलिए हाँ, इसके इंस्ट्रक्शन दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक ऑपरेशन कोड होता है। ऑपरेशन कोड में क्या होता है कि भैया जो ऑपरेशन करना है, आदेश या निर्देश, वो इसमें लिखा होता है ऑपरेशन कोड में। और उसके बाद एड्रेस होता है। ये एड्रेस मतलब उस जगह पे है जहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यह बता देता है कि जहाँ पे डेटा है उस डेटा के साथ ये ऑपरेशन करना है, कहाँ रखा है, कहाँ मिलेगा, वो सारा आपको एड्रेस में मिलेगा। तो ये मशीन लैंग्वेज दो भाग में, ऑपरेशन कोड और एड्रेस के रूप में होता है और उसके ऊपर काम करना होता है। अच्छा, इसके क्या क्या एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज के, तो मैंने बताया ही है कि यार अब चूंकि प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं तो एग्जीक्यूट बहुत जल्दी हो जाता है, तेजी से काम हो जाता है, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर सीधे संबंधित होने के कारण इंस्ट्रक्शन जल्दी समझ लेता है, ये अच्छी चीज। और खराबी क्या है? खराबी है, देखो यार मशीन पर आधारित है ये, तो एक मशीन के लिए एक ही कोड होगा, अगली मशीन के लिए दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना। तो मशीन लैंग्वेज बड़ी समस्या का विषय यहाँ पे हो जाता है। अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, वर्ड लेंथ, इनकी सारी डिज़ाइन जो भी है उसके हिसाब से अलग अलग बनता है हर मशीन के। दूसरा, प्रोग्राम लिखना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा जानकारी हो पहली चीज़, और फिर 0101 के फॉर्मेट में लिखने में यार बड़ा टाइम लग जाता है। गलती हो गई तो समस्या है, ठीक है। और ये कोड याद रखने में भी बड़ी दिक्कत होती है, उनको स्टोर करना भी बड़ा समस्या का काम है। गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑपरेशन कोड है और एड्रेस है। ऑपरेशन कोड बड़ा ध्यान रख के काम करना होता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, ऑपरेशन ऐड करना था और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दिक्कत हो गई, है ना। तो वो एक समस्या का काम हो जाता है यहाँ। दूसरी, असेंबली लैंग्वेज। क्या है असेंबली लैंग्वेज? ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया। जो मशीन लैंग्वेज बेसिक वर्जन है लो लेवल लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज अब बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? तो देखो, लो लेवल लैंग्वेज ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर को कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी होना भी आवश्यक है। और 01 की जगह यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, कुछ चेंजेस आए। 01 की जगह इंस्ट्रक्शन सेट या इंस्ट्रक्शन कोड हुआ कर रहे हैं अब इसमें असेंबली लैंग्वेज में 01 की जगह इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। इनको याद कर लिया तो काम हो गया, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन वर्ड हैं ये इंग्लिश में होते हैं तो और इजी हो जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके द्वारा काम हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? इंस्ट्रक्शन चेंज कर दो तो काम भी चेंज हो जाता है। इसमें ऑपरेशन कोड है, वास्तविक काम, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना, जैसे ऑपरेशन कोड वहाँ चल रहा था वैसे ही। और फिर एड्रेस होता है जो कि क्या करता है? एड्रेस बता देता है कहाँ से काम होना। जैसे मान लो इसमें लिखा है ऑप्शन में, एक एग्जाम्पल देख लें। इसमें काम करना है अपने को ऐड। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐड मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जोड़ना है, किसको जोड़ना है? अब हमें नहीं पता किसको जोड़ना है, तो इन्होंने एड्रेस बता दिया 356। 356 ये क्या है? ये मेमोरी में जगह है, मेमोरी में एड्रेस है जहाँ पे जाके वो जो परफॉर्म करना है काम एड्रेस में, एड्रेस नहीं, ऐड माने जोड़ना है। और ये 356 में जाके उस रो कॉलम में जाके देखना है कि कौन से वो डेटा हैं जिनको ऐड करना है, क्या करना है, तो सीधा वहाँ जाना, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे हो जाता है, ठीक। ये असेंबली लैंग्वेज है। इसके क्या फायदे? असेंबली लैंग्वेज को समझने में अपने को आसानी होती है। कंप्यूटर को तो ठीक है, वो तो काम कर ही रहा है ना, तो अपने को भी आसानी होती है। और इसमें संख्या का कोड याद नहीं करना होता है, शब्दों को यूज कर लेते हैं अपन। जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ऐड ऐसे नहीं, ADD बड़े में ही लिखेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट लिखेंगे सब्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम यहाँ पे होते हैं। गलतियों को भी पता अपन आसानी से लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है। 0101 अपने को ज़्यादा समझ में नहीं आता, समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात कर लें, समय क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि वही चीज़ हो गई ना, पहले जो हाँ हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन को समझने के लिए 01 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो समय ज़्यादा लग जाता है प्रोग्राम बनाने पर। मशीन आधारित है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर ही आधारित होती है, तो प्रोग्रामर को कंप्यूटर की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। प्रोग्राम की कुछ सीमाएं हैं, ये भी अपने आप में एक लॉस है। क्या है कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखे होते हैं दूसरे प्रकार के कंप्यूटर पर नहीं चलता है। साथ ही साथ निर्देशों की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, असेंबली लैंग्वेज में जो भी
प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनके लिए ज़्यादा निर्देशों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाँ, तो ये एक समस्या है। अब ये लो लेवल लैंग्वेज की बात करी, लो लेवल लैंग्वेज में हमें समझ में आ गई मशीन और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जहाँ से क्वेश्चन बनते तो यहाँ से भी। हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए लाई गई कि यार ये समस्याएं दूर करी जाएं कि यार मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को तो समझ में आ रही, लेकिन अपने लिए बड़ी समस्या की बात है कि हर कोई नहीं कर पा रहा प्रोग्रामिंग, क्या किया जाए, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए आई है। इन समस्याओं के समाधान को करने पर आधारित है ये हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी समस्याएं थी उनको समाधान के लिए। तो जो कंप्यूटर की संरचना है उस पर आधारित ये लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें बार बार अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग लैंग्वेज नहीं हमें डेवलप करनी पड़ती है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते हैं, सेम टू सेम रहते हैं, अच्छे तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना। और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टेटमेंट इनको कहा जाता है। अंग्रेजी और गणित भाषा में क्या है, ये स्टेटमेंट होते हैं। और इनके अंतर्गत जो भाषाएं हैं हाई लेवल में आप देखें तो बेसिक, पास्कल, फोरट्रॉन, कोबोल, सी, जावा, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है, हाँ, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और वो लैंग्वेज मशीन की संरचना पर निर्भर नहीं करती, ये सेम एक ही लेवल की हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो हर कंप्यूटर में चल जाती हैं, कोई समस्या होती नहीं है। इंग्लिश में इनके या मैथ में, गणित में इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, तो यह ईजी हो जाता है कोड जैसा, और सुविधा हमको हो जाती है, इसको समझ में भी जल्दी आ जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता हो जाती है और मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसलेटर एक और प्रोग्राम लगा दो आप, इसके बाद वो मशीन कोड में परिवर्तित कर देगा और मशीन कोड समझ लेगा कंप्यूटर और काम जल्दी हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ था। थर्ड जनरेशन बेसिक लैंग्वेजेस आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन बिल्कुल शुरुआती लैंग्वेजेस हैं, है ना, जिसमें अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, सी प्लस, ये सभी क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं ये शुरुआती लैंग्वेजेस थी जिनको क्या करा जाता है, मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस से आज़ाद कर दिया लिखने से, और बाइनरी और न्यूमेरिक्स को चेंज कर दिया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों में लिखने पर, इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में। और अब इधर पे ज़्यादा कोई पचड़ नहीं होती थी आर्किटेक्चर को समझने में कि क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या प्रोग्राम बनाने हैं। पोर्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, और जो बार बार लिखने पड़ जाते थे कोड्स अलग अलग सिस्टम के लिए, वो एक ही कोड्स यहाँ पे होने लग गए सबके लिए, ठीक। चलिए एक एक को समझें। बेसिक लैंग्वेज, ये बेसिक हालांकि बाद में आई है, पहले फोरट्रॉन आई गई थी, लेकिन ठीक है, बेसिक का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये पूरा नाम है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बेसिक लैंग्वेज का। कब इसको डेवलप किया गया था, इसको डेवलप करने का काम 1964 में हुआ। कब हुआ था, 1964 में इसको जनरेट किया गया था, डेवलप किया गया था डार्टमाउथ कॉलेज अमेरिका में, डॉक्टर जॉन कैमनी और थॉमस कोड्स ने इसको विकसित किया था। और यह शुरुआती है बिल्कुल, है ना, सबसे इजी लैंग्वेज है कंप्यूटर की सीखने में, और जो बेसिक बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मशीन कोड में ये कन्वर्ट कर देते हैं बेसिक लैंग्वेज की प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर का इसमें उपयोग किया जाता है जो इंटरप्रेट कर देता है। इसका प्रत्येक इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद इंटरप्रेटर द्वारा इसको जांच लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि तुरंत जो गलतियां हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये बेसिक बच्चों के लिए, हाँ, सीखने के लिए। GW बेसिक और बेसिका, ये इनके पॉपुलर वर्जन हुआ करते थे इस लैंग्वेज के। फिर है फोरट्रॉन, फिर नहीं है, स्टार्टिंग फोरट्रॉन से हुई, सच्चाई यही है। फोरट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसमिशन, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, ये साइंस से रिलेटेड भाषा है, इंपॉर्टेंट भाषा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको फोरट्रॉन कहा गया। इसका विकास जो है IBM ने करा था। किसने करा था, IBM ने 1957 में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, गणितीय वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसको इजाद किया गया था, याद रखना। फोरट्रॉन
4 और फोर्ट्रॉन 77, ये बहुत ही प्रचलित वर्जन हुए थे इनके, ठीक है। और इसको हाँ गणित की गणनाएं वगैरह आसानी से इसमें की जा सकती थी। फोर्ट्रॉन 1957 शुरुआती सबसे पहली लैंग्वेज यही है ना। फोर्ट्रॉन के बाद फिर कोबोल विकसित करी गई थी। ये बिजनेस लैंग्वेज है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको कहा जाता है ना। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन या ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये 1959 में इसको विकसित किया गया था, है ना। ये ग्रेस मूरे हार्पर ने इसको क्या किया था, विकसित किया था कोबोल लैंग्वेज को। ये भी अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। कोबोल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल होता है, इसका कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर क्या होता है, वो भी पूछे जाता है क्वेश्चन, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये रक्षा विभाग के हाँ नेतृत्व में इसको विकसित किया गया था कोबोल को। फिर पास्कल की बात करें तो ये एल्गोल लैंग्वेज है, उस पर आधारित है। एल्गोल 16 लैंग्वेज से जनित है ये लैंग्वेज। और 1970 में इसको ब्लेज पास्कल के नाम पर इसको नाम दिया गया था। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ये कहलाती है, ठीक है। निकोलस वर्थ इसके जनक है, ठीक है। हाँ पास्कल लैंग्वेज 1917 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद सी लैंग्वेज, ये तो आज के ज़माने में हर बच्चा जानता है, मतलब बच्चा क्या आजकल तो छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं। स्कूल के बच्चों को जिनको कंप्यूटर सिखाया जाता है वो भी सी लैंग्वेज जानते हैं। तो सी लैंग्वेज बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज मानी जाती है। 1972 में इसको AT&T इस कंपनी ने बेल लेबोरेटरी में विकसित किया था। डेनिस रिची ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इसको हाँ विकसित किया था। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना है, ठीक है। BCPL इसका पुराना नाम हुआ करता था। और अब तो बहुत सारे इसके हाँ वर्जन्स आ चुके हैं सारी चीज़ें। सी लैंग्वेज एक शक्तिशाली लैंग्वेज है क्योंकि क्या करती है, ये मेमोरी में स्टोरेज डेटा को एड्रेस प्रोवाइड करने की सुविधा ये प्रोवाइड करती है। तो बार बार हमको जाना नहीं पड़ता एड्रेस खोजने के लिए। सी प्लस का मतलब सी का एडवांस वर्जन C++ हो गया। ये भी थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। एक जैसी समस्याओं को हल करने के लिए हाँ परेशानी को दूर करने के लिए C++ लैंग्वेज का विकास किया गया। और 1980 में इसको बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज वही है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। हाँ जी, इसका विकास पारंपरिक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में किया गया था। और ठीक है हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की विधि है। और जटिल और बृहद प्रोग्राम्स को इसके द्वारा तैयार किया जा सकता है व्यवस्थित रूप से। और सबसे कठिन लैंग्वेजेस में इसका नाम आता है। फिर भैया आजकल चल रही है जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा आपने, जावा। तो जावा लैंग्वेज डेवलपमेंट सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया है। और 1990 के दशक में इसको विकसित किया गया था, ठीक है। इसके पे वेब पेज बनाने का काम होता है, याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जावा स्क्रिप्ट या जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। एप्लेट्स निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो है एप्लेट्स कहे जाते हैं, प्रोग्राम के छोटे रूप को एप्लेट्स कहा जाता है। जावा एग्जीक्यूशन के स्वचालित कोड इसमें लिखे जाते हैं। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म से ये बाध्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ओपन सोर्स ये लैंग्वेज कहलाती है। फिर आई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और थोड़ी सी बड़ी हो गई, एडवांस फॉर्म हो गया, है ना। ये और सरल हो गई यूज़ करने के लिए, ठीक है। विजुअल वातावरण होता है इसमें। और ये टेक्सचुअल वातावरण भी जो है इसको प्रोवाइड करा देता है। तो प्रोग्रामर यहाँ क्या करता है, सोर्स कोड निर्मित करता है। और इसमें अगर हम देखें तो थर्ड जनरेशन लाइन के बराबर यहाँ पे लाइन होती है। विजुअल एनवायरनमेंट में प्रोग्रामर क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक्स जैसे आइटम को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन की विजुअल डेफिनेशन, टूल बार का उपयोग, प्रोग्राम मतलब पहले से ही प्रोग्राम कुछ स्पेसिफाइड होते हैं जिनको भरे रहते हैं, लाइब्रेरी वगैरह रहती है, वहाँ से सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें डिस्प्ले, डिज़ाइन, प्रोग्राम इत्यादि का काम और सरलता से करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हाँ जो प्रोग्रामर है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। इनमें हम अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जावा स्टूडियो, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के उदाहरण हैं। और विजुअल बेसिक, C++, C#,
ड्रीम व्यूअर, जावास्क्रिप्ट, ये इन भाषाओं के उदाहरण है जो 4th जनरेशन प्रोग्राम या 4th जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाते हैं। ठीक है। 4GL में विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो में क्या है, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, विजुअल फॉक्स, ये सारी शामिल है। टेक्सचुअल इसमें इंटरफेस के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। विजुअल एनवायरनमेंट में प्रयोग होता है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के रूप में भी इसमें आइकन्स, मेनू वगैरह होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विजुअल स्टूडियो .NET, तो .NET टेक्निक जो है ये क्या करती है, वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट कर देती है। जी हाँ, और उसी के साथ फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। सन स्टूडियो 1, ये सन स्टूडियो 1 ये जावा के लिए एक विजुअल एडिटर है जो कि विजुअल एनवायरनमेंट में जावा की एप्लीकेशन पे वर्क करता रहता है और काम करता है। एडवांटेज क्या है 4G लैंग्वेजेस के, तो चतुर्थ पीढ़ी की भाषा को सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना भी ईजी हो जाता है। इन भाषाओं में टेक्सचुअल इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है और प्रोग्राम के लिए 4G की लैंग्वेज में ऑप्शन भी बहुत सारे उपलब्ध है। तो आदमी तो यही चाहेगा ना, 4G जनरेशन की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इजी होता है, साथ ही साथ कम भाषा, कम जगह भी स्टोरेज की लेता है और लैंग्वेज में एक स्पंदन पहले की जनरेशन की लैंग्वेज की कई लाइन्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, 4G लाइन्स की उपलब्धता कठिन नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर में ही चलेगी ये लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए विशेषज्ञता की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे विशेषज्ञों की नौकरी चली जाएगी। और इस जनरेशन की लैंग्वेज की एक श्रृंखला बहुत बड़ी होती है, लंबा लंबा लिखना पड़ता है प्रोग्राम। सो ये बड़ी समस्या की बात है कि किसको छोड़ दें किसको ले लें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बहुत बढ़िया। अब ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे पूछ लिए जाते हैं, ये तो लैंग्वेजेस हो गई। कंपाइलर जिनका हम यूज़ कर रहे थे कंपाइल करने में, तो कंपाइलर क्या कहलाते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम है, ये क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसको कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर असेंबलर से ज़्यादा सुविधाजनक होता है और बुद्धिमान होता है, और ये सारी त्रुटियों को वहीं के वहीं चेक कर लेता है, और जो प्रोग्राम में यूज़ होने वाली है तो मेमोरी जो कि है इसमें ज़्यादा लगती है। साथ ही साथ कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाया जाता है, जिसे सेल्फ रेसिडेंसी कंपाइलर कहते हैं। यदि वे कंपाइलर दूसरे कंप्यूटर पर चलते हैं तो उसे क्रॉस कंपाइलर भी कहा जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये भी प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर देते हैं। अब बस ये है कि ये एक लाइन को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हाँ, कंपाइलर क्या करता था, पूरे प्रोग्राम को परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर बस एक लाइन को परिवर्तित करता है, तो तेजी से काम करता है। ठीक है, हाँ, तो बस ये सारी चीजें हैं और तो कोई समस्या है नहीं। असेंबलर, असेंबलर भी क्या है, प्रोग्राम है। ये क्या करते हैं, ठीक है, ऐसी कोई लैंग्वेज में कोई चीज़ लिख दी जो कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा, तो बस असेंबल करके उसको क्या करते हैं, असेंबली भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और काम उनका हो जाता है। क्रॉस असेंबलर, और इसके अलावा ठीक है, क्रॉस असेंबलर क्या होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं और कंपाइलर में पर्याप्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुविधा नहीं होती है। साथ ही साथ अधिक शक्तिशाली कंपाइलर का प्रयोग प्रोग्राम के विकास के लिए किया जाता है, और इसमें छोटे कंप्यूटर पर चलाने के लिए ही इसका यूज़ किया जा सकता है। असेंबलर की आवश्यकता कम होती है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे, हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, और जो कि ज़रूरी था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना है आपको। यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी, किसकी बात करी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में हमने देखा कि भाई लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक तो भैया लो लेवल लैंग्वेज होगी और एक होगी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल पे भी हमने दो पे बात करी, एक तो मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल में भी दो प्रकार की, 3G लैंग्वेज और 4G लैंग्वेज। 3G में बेसिक सारी लैंग्वेज, शुरुआती लैंग्वेज जिसमें हमने बात करी बेसिक की, बेसिक के बाद कोबोल की, पास्कल की, है ना, सी की, C++ की, ठीक है, जावा की। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज 3rd जनरेशन। फिर इसमें एडवांस लैंग्वेजेस आ गई, जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी, वो क्या हो गई, 4G लैंग्वेजेस हो गई। हमने देखा कि यार हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कनेक्शन करने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हमें तो काम करना है सिस्टम पे, और सिस्टम को समझ में मशीन लैंग्वेज आती है। तो बस कुछ कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर,
और असेंबलर। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, हाँ, हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में हाँ एक्सचेंज कर देते हैं, सारी चीज़ों को बदल देते हैं। तो ये प्रोग्राम होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनको याद रखना है। बाकी भाई बने रहना है ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि हम भैया जल्दी से जल्दी एग्जाम्स क्लियर कर पाएँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम किस पे डिस्कस करेंगे, हम कंप्यूटर्स में विंडोज़ वगैरह पे डिस्कस करेंगे। लाइनक्स विंडोज़ क्या कैसे कमांड होती, कमांड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.